सुने आप सभी। लास्ट लेक्चर के अंदर जो आप लोगों से डिस्कस हुआ था, जिसमें जनरल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी, जिसमें रेस्पिरेटरी पाथवे अपने डिफाइन कर रहे थे। रेस्पिरेटरी पाथवे को अपनों जो डिफाइन किया था, उसमें सबसे पहले जो एयर है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, किसके थ्रू? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू कहाँ जाती है? नेजल वेस्टिब्यूल। किस में जाती है? नेजल वेस्टिब्यूल। नेजल वेस्टिब्यूल से एयर कहाँ जाता है? नेजल चैम्बर। कहाँ जाता है? नेजल चैम्बर में जाता है। नेजल वेस्टिब्यूल से नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से कहाँ जाएगा एयर? नेजल चैम्बर से इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स से फिर फर्दर नेजोफेरिंग्स। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेरिंग्स, ठीक है, इट मीन्स किसकी बात कर रहा हूँ? नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स वो एरिया है जो कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स के बाद में क्या आएगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आएगा? ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद क्या आएगा? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकंड फिर secondary bronchi. After that tertiary bronchi. टर्शरी ब्रोंकाई के बाद में प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। आफ्टर दैट secondary bronchioles. After that tertiary bronchioles. After that respiratory bronchioles. आफ्टर दैट क्या आया? 3 डिग्री ब्रोंकियोल्स है ना? सुने, वेट। प्राइमरी ब्रोंकियोल्स कंसिडर एज एन इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। टर्शियरी ब्रोंकियोल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये आपको कहीं पर ऐसे ऐसा कैटेगराइजेशन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपकी एनसीईआरटी ने इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लिख करके दिया है, ध्यान रखना इस चीज का। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, आफ्टर दैट इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ऐसा लिख करके दिया है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इट मींस कहने का सेंस है कि टर्शियरी ब्रोंकाई से जो फाइनस नैरोर ट्यूब निकलेगा वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होगा, और फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इन दोनों को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि फाइनल टर्मिनल ब्रोंक्यूल है या फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल स्टार्ट होता है? डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। यहां से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के पूरा टिल आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पाथवे रहता है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पाथवे। जो एयर को आउटर एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स तक लेकर के जाता है। एयर इससे आगे भी जाएगा, वहां पे कंडक्शन के साथ साथ क्या होता है? डिफ्यूजन। यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स लिखने का सेंस पता है क्या है? मतलब यहाँ से गैसेस का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक्सचेंज जोन बोलोगे। क्या बोलोगे? एक्सचेंज जोन। इससे पहले जो जोन है वो कौन सा है? कंडक्टिंग जोन, जिसके अंदर कंडक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी जोन। भाई हर जगह तो आपको स्क्वैमस एपिथेलिया नहीं मिल रहा, हर जगह तो डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर गैसेस डिफ्यूज नहीं हो रही। गैसेस डिफ्यूज कहाँ हो रही है? इसके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद में यहाँ पे आपको पहले एल्वियोलर डक्ट मिलेगा। नंबर ऑफ एल्वियोलर डक्ट मिलकर के एट्रिया के अंदर एंट्री लेते हैं, फिर जाकर के इसके बाद में क्या आता है? आपका एल्वियोलाई। कल जो मैंने लिखवाया था, मैंने बोला था ना, मैंने रफली लिखवाया उसको, थोड़ा सा लास्ट में मैंने आपको बोला था उसको लिखना मत, सिर्फ ट्रैकिया तक आपको नोट करना है। वो रीजन यही था। समझ में आई बात? उसको सही कर लेना। नोट्स भी बना करके भेज दिए थे ना वो, मैंने देख लिए थे, तो ध्यान रखना।
रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, पहले एल्वियोलर डक्ट, फिर आएगा एट्रियम, फिर उसके बाद में इसके बीच में भी काफी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बीच। एक बात बताना मुझे, यहाँ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मैंने बोला एल्वियोलर, क्या बोला, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से मैं इधर की तरफ आया, मैंने बोला एट्रिया, क्या बोला, एट्रिया, एट्रिया मतलब खूब सारे एट्रियम को मिला करके, आप सिंगल के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, एट्रियम। आफ्टर दैट मैं बोल रहा हूँ एल्वियोलाई, क्या मैंने बोला एल्वियोलाई, ठीक है। ये जो 4 बॉक्सेस में रिमार्क कर रहा हूँ ना, ये मैंने एक बॉक्स रिमार्क किया, ठीक है, एक बॉक्स मैंने ये रिमार्क किया, एक बॉक्स मैंने ये रिमार्क किया, और एक बॉक्स मैंने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का रिमार्क किया, दिख रहा है आपको। ये 4 बॉक्सेस वो बॉक्सेस हैं जहां पे गैसेस का आपको एक्सचेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहां से टिल यहां से स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद कॉन्टिन्यूशन के अंदर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का, ये दिख रहा है आपको रेड रेड जो मैंने रिमार्क किया, ये इस जोन को पता है क्या बोलते हैं, इस जोन को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिंग जोन, एयर का इस पैसेज तक पहुंचना। और उसके बाद का जो जोन है, इसके बाद का जो आप पार्ट की बात करते हैं, इसके बाद का जो ग्रीन मैंने मार्क किया है, जो मैंने ग्रीन मार्क किया है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज जोन, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन का सेंस समझते हो, एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज। बेटा आप इधर आ जाओ, दिख रहा है आपको, वहां से विजिबल है, ठीक है, पीछे अमन देखो, स्टार्ट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, आफ्टर दैट नेजल वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद इंटरनल नेल्स, नेजोफेरिंक्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रियम एंड एल्वियोलाई। आपको हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, में अगर उसका इन्वॉल्वमेंट आउटर एनवायरनमेंट से है या आउटर एनवायरनमेंट से नहीं भी है, तो भी आपको सीक्वेंस से सारे पाथवेज पता होने चाहिए। चाहे अपने अब हार्ट की पंपिंग की बात करें तो उसमें भी पाथवे आएगा, एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो उसमें भी पूरा पाथवे आएगा कि कैसे एक्सक्रीशन पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फिल्टर आउट होता है, उसका पाथवे पूरा कंप्लीट क्या है, हर एक चीज़ के पाथवेज आप पढ़ेंगे। अब समझिए यहाँ पे ये मुझे बताने के पीछे रीजन क्या है। क्लास एनसीईआरटी ने कहीं पे पाथवे अलग से मेंशन नहीं किया, उसने रफली पूरा एक पैराग्राफ लिखा, इट मींस अपने को समझाया कि हमें खुद को समझना है कब कब क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लास इधर समझे, आपने पहले मैं आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूँ इसका, ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, काफी सारे आपने सुने होंगे, एक आपने सुना होगा अस्थमा, आपने सुना होगा ब्रोंकाइटिस, सुना है कभी, अस्थमा दमा, जो घरघराहट की आपको आवाज आती हुई दिखती है और परेशान हो जाता है इंसान। भाई होता क्या है कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, मतलब ब्रोंकाई वाले, प्राइमरी ब्रोंकाई नहीं बोलूंगा, ब्रोंकाई वाले एरिया के अंदर अगर स्वेलिंग हो जाए, ब्रोंकाई वाले एरिया में क्या होगी, स्वेलिंग, ब्रोंकाई वाला यहाँ से गया, फिर आगे बाइफर्केट जब हुए तो उसमें अगर स्वेलिंग हो रही है तो उसका जो ल्यूमन होगा वो कैसा हो जाएगा, नैरो, कैसा हो जाएगा, नैरो। अगर ल्यूमन नैरो हो गया तो जो एयर बहुत स्पीड से जा रही ना, पहली बात तो एयर में फ्रिक्शन, नैरो होगा तो फ्रिक्शन होगा ना भाई, कोई पाथवे अगर नैरो हो गया है तो एयर को जो स्मूथ रास्ता मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, पहली बात तो वो। दूसरा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एयर को अंदर खींचने के लिए भाई, अगर बीच में इंक्लूजन्स हैं कुछ जो रुकावट है, तो फिर उसको एयर को अंदर खींचने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो पॉइंट है कि जो आपको ब्रोंकाई देखने को मिलती है वो कैसे होती है, थोड़ी सी नैरो हो जाती है। ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है, ब्रोंकाइटिस की अगर अपने बात करते हैं ना, जैसे आपने बोला, मैंने एक पॉइंट तो आपको बताया अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस की बात करें तो स्पेसिफिकली ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्वेलिंग, यहां स्वेलिंग हो तो एज कंपेरेटिवली ये क्या है, इनसे तो वाइडर है, इनसे वाइडर है, तो उतना आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा जितना अगर इनके अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हुई। तो ये तो वैसे ही पहले से ही इनका ल्यूमन कैसा है, नैरो, और ऊपर से अंदर स्वेलिंग और हो गई भाई, इस रूम के अंदर जो कोटिंग है उस कोटिंग के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो रूम के अंदर का एरिया छोटा हो जाएगा ना,
होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए मैंने यहाँ पे फोम लगा दिया और मैं पानी उस पर छिड़क रहा हूँ, वो फोम फूल रहा है, फूल करके इधर बाहर की तरफ आ गया, इतना आ गया, तो अंदर का एरिया छोटा हो जाएगा ना। यहाँ एरिया छोटा होना और यहाँ एरिया मतलब जो पूरा डायामीटर है, यहाँ कम होना और यहाँ कम होना, परेशानी ज्यादा कहाँ होगी? पहले से ही नैरोर है उसके कंपैरिजन में। इसी वजह से अपने किसी एक डिजीज के सिम्टम्स दूसरे डिजीज के सिम्टम से कभी भी अपने मिक्स आउट नहीं करें। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला अस्थमा, अस्थमा के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको इस एरिया में देखने को मिलती है, होती डस्ट से एलर्जी है, वो बार बार इरिटेशन की मतलब डस्ट एलर्जी या फिर अदर काफ़ी सारे एलर्जेंस हो सकते हैं, उससे इरिटेशन होने लगता है। और वो पार्टिकल्स कोई पैथोजन तो है नहीं, पैथोजन अगर होते, कोई अगर पार्टिकल पैथोजन होता तो अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, उसको कोप अप करने की कोशिश करती। अब कोई फिजिकल एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो उससे बार बार मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है उससे सांस लेने की कोशिश की जाती है, तो इनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और इनमें स्वेलिंग हो जाती है। भाई आप प्रेशर लगाओगे तो बार बार इरिटेट होंगे किसी ना किसी वजह से ब्रोंकाई, तो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। फिर वो धीरे 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 वापस जो है सेटल डाउन होती है, क्योंकि इंटरनल हीलिंग बहुत मुश्किल होती है। कभी भी इंटरनल विसल ऑर्गन के अंदर कोई सूजन वगैरह कुछ ऐसा आ जाए तो उसकी हीलिंग मुश्किल हो जाती है। बाहर से आप हीलिंग बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, इंटरनल काफी सारे रीजंस हैं। एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों इस पूरे पाथवे, अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रैकिया के अंदर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे इस पे डिजीज वाली कंडीशन की बात करूंगा, मैं बोल रहा हूँ इधर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इधर डिजीज की बात करूंगा। एल्वियोलाई, ये लास्ट के अंदर जो एल्वियोलाई, इधर देखना क्लास, इधर मान लो मैंने एक यहाँ पे एल्वियोलाई बनाया ना, ये एल्वियोलाई बनाया, ठीक है। इस एल्वियोलाई के अंदर मैं अगर मान लीजिए पानी भर दूं, क्या भर दूं? पानी, हाफ हाफ मैं इसको वाटर से फिल कर दूं। किससे फिल कर दूं? वाटर से। वाटर से फिल नहीं करूं तो बॉडी फ्लूइड से फिल कर दूं। बॉडी फ्लूइड से फिल नहीं करूं तो कोई डेड आरबीसीज या फिर डब्ल्यूबीसीज से मैं इसको फिल कर दूं, निमोनिया। उसमें अगर इसमें मैं फिलिंग कर रहा हूँ, आधा मैंने इसको भर दिया, इतना हिस्सा मैंने भर दिया, तो क्या ये सरफेस जिस हिस्से में मैंने कुछ फिल किया हुआ है, क्या ये सरफेस एक्सचेंज कर पाएगा? और पानी, आप सोचो एक बैलून के अंदर थोड़ा सा पानी रखो और बैलून को थोड़ा सा इन्फ्लेट करके थोड़ा सा इसको इन्फ्लेट करके रखो, उसमें थोड़ा पानी रखो और फिर हवा उसके अंदर जाएगी, फड़ 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 आवाज आती है, आती नहीं आती है? तो कई बार आती है ना मतलब घरघराहट की जो आवाज आती है, वो इस पाथवे के अंदर हल्का फुल्का कुछ होने मतलब स्वेलअप होने की वजह से, और इनर साइड के अंदर यहाँ पे फिलिंग अगर हो जाती है, तो आप ये देखिए प्रॉब्लम कहाँ होगी। आप इस सरफेस से डिफ्यूजन करवाने की कोशिश कर रहे हो और इस सरफेस में आपने यहाँ पे आधे में पानी भरा हुआ है, तो ये डिफ्यूजन होगा ही नहीं ना। एक चीज तो ये कि आपकी एल्वियोलाई के अंदर कुछ भर जाए, आपने सुना होगा लंग्स में पानी भर गया, ऐसे सुना होगा ना, लंग्स में पानी भर गया, वो फिर बैक साइड से सिरिंज से जो है निकालते हैं। वो लंग्स में पानी भरना यही है कि इंटरनल विसल ऑर्गन्स के जो सिक्रीशन है, फ्लूइड्स हैं, वो सब क्या हुआ किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से लंग्स के अंदर ये डैमेज हुआ होगा, उसमें आकर के फिल हो जाता है। और फिल होने के बाद में अब यहाँ से तो एयर एक्सचेंज होनी थी, आपने इसमें फिलिंग कर दी पानी की, तो एयर एक्सचेंज होगा नहीं, तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर उस फ्लूइड को निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, बहुत मतलब क्विक रिलीफ मिलता है उससे। सीरिंज बैक साइड से ना, ये रिब्स जो अटैच होती है ना, इनके बीच में मार्क कर करके प्रॉपरली, और सिरिंज से ही निकाल लिया जाता है ना फ्लूइड। सिरिंज कौन सा? वो नॉर्मल वाला नहीं जो ये लगाते हैं, वो भैंसे वाला जो बड़े वाला आता है ना, वो लगा करके नीडल और उससे निकालते हैं। इधर पहला एक, क्यों पाथवे बताया, रीजन समझ में आ रहा होगा। अब फोकस होकर के आप चीजों को समझोगे। ट्रैकिया का कुछ अलग सिग्निफिकेंस है, इनकी ब्रोंकाई को बताने का अलग सिग्निफिकेंस है, ब्रोंक्यूल्स को बताने का अलग सिग्निफिकेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट एल्वियोलाई। बार बार जो मतलब इंसान निकोटिन यूज करता है या फिर जो स्मोकिंग करता है, ठीक है, वो स्मोकिंग करता है तो इसकी जो वॉल है इधर, इसकी जो वॉल है ये क्या हो जाती है? डैमेज। इसकी एल्वियोलाई की वॉल अगर डैमेज होगी तो इसके अक्रॉस का डिफ्यूजन करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे। समझ में आई बात? इसकी वॉल का कैसे हो जाना? रिजिड हो जाना, डैमेज हो जाना। तो आप इससे एक्सचेंज, और डैमेज होने का मतलब है यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं है। इसी वजह से बोलते हैं ना इसके लंग्स तो जो है इतने % खराब हो गए हैं। जो आपने ऐसा सुना होगा, जब कभी आपने किसी के साथ अगर गए हो किसी डॉक्टर के पास, तो वो जनरल ऐसे बोलते हैं कि इसके लंग्स में तो 15% प्रॉब्लम है, 10% खराब हो गए हैं। वो एक्सरे देख करके बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी, इतना %। वो कहानियाँ कब होती है? जब स्मोकिंग की वजह से या किसी रीजन की वजह से एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाए, या फिर एल्वियोलर वॉल जो एल्वियोला है उसमें
फ्लूइड रिटेन रहना स्टार्ट हो जाए, एक्सेस में म्यूकस सीक्रेट होगा वो भी प्रॉब्लम करेगा, कुछ बाहर यहाँ पे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन की वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है, वो भी यहाँ इकट्ठा हो रहा है। होता है ना, कई बार छोटे बच्चों को बोलते हैं कि इसमें इसके तो लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन होने की वजह से आसपास की जो सेल्स हैं उसके सिक्रीशंस यहाँ पे इकट्ठा होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसका सिग्निफिकेंस आपको बताया है। पाथवे पूरा सभी स्टूडेंट्स को याद हो जाएगा सीक्वेंस। पाथवे में दो तरह के, मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है कंडक्टिंग जोन और सेकंड क्या है इसका, एक्सचेंज जोन या फिर रेस्पिरेटरी। इस एक्सचेंज जोन का ही दूसरा नाम क्या है, रेस्पिरेटरी जोन। इसको भी क्या, इसका दूसरा नाम क्या है, रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, अब ये तो था एक तरीके से याद करने वाले पॉइंट्स है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, ये याद करने वाले पॉइंट्स। थोड़ा सा अच्छे से चीजें समझे ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं अब मैं ना आपको। इधर देखो क्लास, कल जो डायग्राम अपने यहाँ पे ड्रॉ कल जो डायग्राम अपने ने यहाँ पे ड्रॉ किया था, उस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया कि पाथवे क्या रहता है, टिल ट्रैकिया तक अपने गए थे ना। अब मैं ट्रैकिया से आगे कैसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है पहले वो बता रहा हूँ। ट्रैकिया से आगे कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, मतलब अगर मैं इसको, इधर देखना, एक रफ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बेटा। इधर देखें, एक रफ लेवल बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं। ऐसा कुछ फिक्स रहता नहीं है, आप सोचो कि नहीं ऐसे लेवल्स बना करके कुछ दिया, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ समझाने की वजह से है ना आप लोगों को। ये फर्स्टली जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मैंने क्या बताया है, ये बताया है ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाकर के बाइफर्केट होता है किसमें, ब्रोंकाई में। किसमें होगा, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई कैसा है, ये कैसा ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई। कैसा है, प्राइमरी। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में ये किस में आएगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई में आपको ऐसा, ये जो आपको लग रहा है ना डिजाइन सा बना रहे हैं, ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, ताकि इस विंड पाइप ये कोलैप्स नहीं हो पाए। आपको पता है कल अपने ट्रैकियलिस मसल्स बनाए थे, याद है, ट्रैकियलिस मसल्स। जब एयर अंदर आता है ना, तो ट्रैकियलिस मसल जो पीछे बैक साइड से अटैच है, वो भी एक तरीके से सपोर्ट करती है कि एयर अंदर आने पर अगर ये फैल रहा है तो वो फैलने के लिए स्पेस, और जो एयर की वजह से फोर्स लग रहा है तो पीछे की तरफ विंड, जो फूड पाइप है, फूड पाइप पे हल्का सा प्रेशर लग करके स्पेस अगर बनता है तो उसके लिए वो हेल्प करती है। ट्रैकियलिस जो मसल्स आपको बताया था ना, वो ब्रीदिंग के अंदर एक तरीके से हेल्प कर रही है। सिमिलर काइंड जो यहाँ पे सी शेप कार्टिलेजिनस जो रिंग होते हैं, इसको कोलैप्स होने से, मतलब बिल्कुल बंद होने से बचाते हैं। ये ध्यान रखना, एक ऐसा रहेगा बैक साइड से, ये ओपन रहेगा, मतलब बैक साइड से ऐसा आपको ऐसे देखने को मिलेंगे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। इधर समझो, प्राइमरी बताया, सेकेंडरी बताया, ये क्या है, टर्शरी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्शरी ब्रोंक्यूल। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते कहां तक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। कहां तक होते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। अब मैंने ये जो बनाए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट किया अभी तक, ये अभी अपने पहुंच चुके हैं टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई तक अपने पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बाद आगे प्रोसीड करना चाहूं, इसके बाद आगे प्रोसीड करना चाहूं तो अब मुझे क्या मिलेगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल।
अरे भाई समझ सकते हो ना जो मैं बना रहा हूँ। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मतलब जितना यहाँ ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया बेटा, कि आप लोग समझ पाए ना। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, पर समझ में आना चाहिए कि ये आपको आगे फिर से इनके अंदर बाइफर्केशन देखने को मिला। आप ये सोचो फिर उसके आगे फिर से होगा, ये अभी मैंने ये किस पे जा रहा हूँ मैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, किस सॉरी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। ये इसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, इनिशियल, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। क्या वर्ड यूज किया मैंने, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। टिल इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आपको क्या मिलेंगे, कार्टिलेजिनस रिंग। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ये टिल इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं ना। गड़बड़ मत करना भाई, समझ में आ रहा है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में प्राइमरी ब्रोंकियल, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंकियल। सी शेप कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट रिंग। अब समझो एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा। वन, क्या आएगा, समझ में आता है, आगे क्या आएगा, 16, समझ में आता है ना। कितना, 8 मिलियन, कितना, 8 मिलियन के अराउंड एल्वियोलाई। समझ में आ रही है बात। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उसके आगे आगे और सेपरेशन और सेपरेशन और सेपरेशन, एक एक लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर फिर आगे एक में 5 5 7 7 आपको पार्टीशन देखने को मिलेंगे। ये जो देखने को मिल रहा है ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकल से एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से एक एट्रियम, एट्रियम से फिर आगे आपको जो मैंने कल बताया था ना, एक बैलून वाला कल एग्जांपल बताया था, काफी सारे पाइप्स होते हैं, सिंगल रहता है। तो इसके बाद आपको काफी सारे क्या मिलेंगे, बैलून्स। तो मैंने यहाँ पे एल्वियोलाई का नंबर आपको कुछ एक 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 करके जाएंगे तो कहीं पे ये 512 यहाँ तक पहुंचना चाहिए या फिर 1028 तक पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं है। और ये भी जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। डेटा, आपको डेटा पे नहीं जाना है। ये तो मैंने, अब अगर मैं इसको बताना चाहूँ, पहले इससे इससे पहले वाला होगा 4 रेज टू पावर 5 पे जाएगा, इससे पहले वाला जो होगा 10 रेज टू पावर 5 पे जाएगा, 10 रेज टू पावर 4 पे जाएगा, 4 5 6 तक जाता है ये। ठीक है, इस उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बता दिया। 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5, 8 इंटू 10 रेज टू पावर 6। आपको ये इस पे फोकस रखना है, मिलियन पे। किस पे फोकस रखना है, मिलियन पे। डैमेज भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कम ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, पर किस पे रहेंगे ये, मिलियंस। और कितने, लगभग 8 मिलियन के अराउंड। ये रैंडम डेटा बताया, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। डिपेंडिंग, अब एक पर्सन है जो मतलब स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज अच्छा खासा और सब कुछ चल रहा है, तो वो जो ऑर्गन्स यूज में आ रहे हैं वो डेवलप होंगे। जैसे हार्ट है, एक्सरसाइज करने वालों के हार्ट के अंदर वेंटिकल्स का साइज एज कंपैरेटिवली क्या रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। उनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ब्लड पंपिंग जो रहती है, नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा रहती है। तो वो आपको वेरिएशंस मिलेंगे। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझना है, इनिशियल ब्रोंक्यूल से कार्टिलेजिनस रिंग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद में आपको कार्टिलेजिनस रिंग देखने को नहीं मिलते। ये जो नंबर अपने यहाँ पे इनिशियल ब्रोंक्यूल से आप कहाँ आ रहे हो, इसके इसके टर्मिनल, इनिशियल ब्रोंक्यूल से आप इसके कहाँ आ रहे हो, इसके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट क्या है, एल्वियोलाई। ठीक है, आप कहोगे फिर हमें ये इतना सारा बताया क्यों, आपने इतनी कहानियां क्यों बताई।
इतनी कहानियां इसलिए, ट्रैकिया बाइफरकेट ओवर फिफ्थ thoracic वर्टिब्री, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। बैक साइड के अंदर जो वर्टिबल कॉलम है उसमें फिफ्थ नंबर, जो रीढ़ की हड्डी उसमें 5 नंबर, उसमें थोरेसिक वर्टिब्री 5 नंबर जो होगी, उसके बाद ये 5 नंबर पीछे थोरेसिक वर्टिब्री है, उसके फ्रंट में ये दोनों क्या हो रही हैं, बाइफरकेट हो रही हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो ट्रैकिया को लेकर के पूछा जाएगा कि ये किस नंबर के थोरेसिक वर्टिब्री पे आकर के आगे ब्रोंकियाई के अंदर कन्वर्ट हो रही है। फिफ्थ नंबर थोरेसिक वर्टिब्री समझते हो क्या होता है? नहीं समझते? ओ भाई, इसी से बता देता हूँ, सुनो इधर समझो। रीढ़ की हड्डी जानते हो? रीढ़ की हड्डी सुना है? बैकबोन सुना है? बैकबोन कितनी होती है? 36। बैकबोन तो एक ही होती है ना। अरे भाई, बैकबोन तो एक ही होती है। हाँ, वर्टिबल कॉलम, वो वर्टिबल कॉलम की बात कर रहा हूं मैं। इधर देखना, इधर ये एक सिंगल सिंगल जो मैंने बोला है ना, सिंगल सिंगल, ये जो सिंगल है, ये सिंगल एक आपको वर्टिब्री मतलब एक बोन देखने को मिल रही है। ये इसके ऊपर ये मैंने दूसरा एक बोन लगाया, दिख रहा है आपको? ऐसा मैं इसके ऊपर, अब किसी को आना पड़ेगा तन में, आ जाओ आ जाओ, इसको पकड़ के रखो बस ऐसे। ये 2, ठीक है, इसके ऊपर 3, गिर तो गया ना ये, तो ध्यान रखना। ये आरव की तरह मत बन। इधर 1 2 3 4 5, सुनो बस। इसी के ऊपर भी 7 है, इसके ऊपर भी क्या है, टोटल 7 है। 7 वर्टिब्री जो अपने गर्दन की है ना, ये गर्दन की 7 है टोटल। उसमें से जो फर्स्ट नंबर होता है ना, सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर, वो आपके स्कल के साथ में, मतलब पूरा अच्छे से आप इसको रोटेट कर पा रहे हो, फर्स्ट नंबर। ऐसे करते करते 7 को छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ टोटल 12 की, 7 के बाद 12 की। उसमें जो अभी हम कर रहे थे, ये 5 नंबर तक पहुंच जाओ आप। 2 3 4 पकड़ लो इसको यहाँ से, ठीक है। ये 4 नंबर और ये लास्ट जो आपको एक देखने को मिल रहा है, इन दोनों को पकड़ लो ना, ऊपर को, ठीक है। और ये आपका ये थोरेसिक वर्टिब्री है। थोरेसिक वर्टिब्री 1 2 3 4 5, 5 तक ये पाइप जा रही है। उसके बाद में क्या हो रहा है, अब ये पाइप इसके पीछे थोड़ी है, ये तो आपका वर्टिबल कॉलम है। और ये पाइप कहाँ है, फ्रंट में। फ्रंट में यहाँ से चला, यहाँ से चलते 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 5 नंबर बैक साइड से, एक आइडिया है कि बैक साइड में जहाँ पे वो 5 नंबर वर्टिब्री तक पहुंचेगा, 5 नंबर वर्टिब्री तक पहुंचेगा, तो ये बाइफरकेट हो जाएगा। समझ में आया कुछ? इतने में तो मैं सामने बना देता। लो बैठो बेटा, इनको लगाओ, बैठो वहां पे बैठ जाओ। ये बैक साइड का एक वर्टिब्री दिखाया है मैंने, समझ में आई बात? ऐसे कितने होंगे, ऊपर कितने हैं, 7, ये मान लीजिए 7 के बाद 1 2 3 4 5 नंबर, ये 5 नंबर है। ऊपर 7 है, फिर ऐसे कितने 5 है, ये 5 नंबर है। 5 के बाद इसी के जस्ट नीचे एक और होगा, ऐसा ही एक और होगा, ये 6 नंबर। इसके नीचे एक और होगा 7 नंबर। समझ में आई बात? तो जब ऊपर से ट्रैकिया जो आ रहा है ना, ट्रैकिया जो ये आ रहा है, ये यहाँ एक नंबर से मतलब ऊपर से स्टार्ट होकर के कहाँ तक, 5 तक आ जाता है। 5 आने के बाद में, 5 आने के बाद में ये फ्रंट की बात कर रहा हूँ, 5 तक आने के बाद में ये कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ये क्या है, रिब्स। ये क्या है, वर्टिबल कॉलम। ये क्या है, फ्रंट का स्टर्नम।
ये फ्रंट की जो फ्लैट बोन है ना, फ्लैट बोन ये, और ये पूरा रिब केस बन रहा है, ऐसा केस आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आया? वो रखा बेटा हाथ के नीचे आपके। सुनो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। अरे भाई मार्केट गए हो कभी? गए हो नहीं गए हो? वो पहले, आजकल तो क्या होता है कि आजकल तो बहुत कम मतलब लोग जो है वो थैला वैला तो लेकर के जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में, पहले के ज़माने में क्या मतलब पिछले 10-15 एक साल पहले, अगर आप किसी घर के एजेड पर्सन के साथ अगर आप मार्केट जा रहे हो, दादा दादी या जो भी हैं, तो क्या होता था आपने देखा होगा, ज़्यादातर लेडीज़ है ना वो एक बास्केट साथ में प्लास्टिक का जो रहता था, और वो हैंडल रहते थे उसके ऐसे, वो बास्केट लेकर के साथ में ही चलते थे। तो ये आज भी है, काफ़ी घरों में आज भी है कि मार्केट में कहीं पे जाते हैं, या फिर उधर की तरफ आप जाओ, साउथ या वेस्ट बंगाल की तरफ आप जाओगे, उधर ये ऐसे हाथ में एक बास्केट जो है वो रहता ही रहता है। बास्केट मतलब प्लास्टिक का भी हो सकता है ऐसा, जो भी है, मतलब पिकनिक वाला वो भी, हाँ मतलब जो भी आप समझो जैसा भी। चलो वो छोड़ो, बास्केट छोड़ो, वो तो जानते हो ना, बकेट, बाल्टी तो जानते हो, या फिर बाल्टी भी नहीं जानते? बाल्टी तो जानते हो ना कैसी होती है बाल्टी, ये बाटी नहीं बोल रहा मैं। बस बात ये है कि इस बाल्टी के हैंडल जैसे बास्केट में होते हैं ना, ऐसे ऐसे हैं है ना, और दिख रहा है आपको? हाँ, और आवाज नहीं, बस। इन दोनों के बीच का स्पेस और इन दोनों के बीच का स्पेस, स्पेस कहाँ जाता है? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? जो रिब्स है ना, रिब्स स्टार्टिंग के अंदर ऐसा है, बाद में रिब्स, अगर रिब्स ऐसे उठ रही हैं ऊपर की तरफ, तो ये वाला जो एरिया है हॉरिजॉन्टल, जो ये आपको देखने देख लेटरल साइड के अंदर, लेटरल साइड के अंदर स्पेस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम। और ये जब ये इधर देखना, इधर क्लास क्लास क्लास, जैसे ये इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के साथ साथ ये बाहर की तरफ, स्टर्नम भी बाहर की तरफ रेजअप होता है। एनसीईआरटी ने इन रिब्स के लिफ्ट अप का लिखा है, स्टर्नम के रेजअप का लिखा है। स्टर्नम जो होता है बाहर की तरफ उठना स्टार्ट करता है। आप कभी भी देखना, ये जो जैसे आप एयर इनहेल करते हो, इनहेल करते हो, इनहेल किस वजह से होती है? जब ये बाहर की तरफ आ रहा होता है तब एयर इनहेल हो रहा है। एट द सेम टाइम रिब्स भी ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं। डायफ्राम का आपको अंदाजा नहीं लगेगा। डायफ्राम क्या होता है उस समय? फ्लैट होता है। डायफ्राम कैसा होता है? फ्लैट। अब बात ये है कि जब हम एनसीईआरटी ने सिर्फ इसके बारे में नहीं लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है ना, इसके बारे में मेंशन नहीं किया है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक एक्सिस तो हो गई ये फ्रंट एंड बैक, ठीक है, एक एक्सिस हो गई लेटरल साइड, और एक एक्सिस हो गई अप एंड डाउन। जो अपर साइड वाला एरिया इसको बोलते हैं एंटीरियर। क्या बोलते हैं? एंटीरियर। जो लोअर साइड है उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। ठीक है, और जो फ्रंट है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल। फ्रंट क्या है? वेंट्रल। और जो बैक क्या है? डोर्सल। तो ये चारों पॉइंट आपको अब पता रहे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरा पाथवे और प्लस ट्रैकिया कैसे प्रेजेंट होता है, ये नंबर डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट ओनली टिल द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आप जाओगे, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से टिल एल्वियोलर सरफेस तक आपको जो स्पेस देखने को मिलता है उसको एक्सचेंज जोन बोलते हैं। अब इसको बनाने का फायदा क्या हुआ, इसको लिखने का फायदा क्या हुआ? इसको लिखने का फायदा ये, यहाँ पे जैसे ही नेजोफेरिंक्स लिखा, फेरिंग्स लिखते हैं यहाँ पे लिख दें कॉमन, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, लिख सकते हो। कैसा होता है ये? कार्टिलेजिनस। कैसा होता है? कार्टिलेजिनस। क्या बोलते हैं इसको? साउंड बॉक्स। क्या बोला जाता है? साउंड बॉक्स। ये तो समझ में आता है। ट्रैकिया, शूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथीलिया। खत्म। यहां से आगे की तरफ जा रहे हो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे जब आप पहुंचोगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आप पहुंचोगे, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सेल्स कैसी मिलेंगी? क्यूबॉइडल होना स्टार्ट हो जाएंगी। कैसी? अरे भाई कॉलमनर से कैसा होगा? क्यूबॉइडल। और उसके बाद में आपने क्या बोला? एक्सचेंज। उसके बाद आपने क्या बोला? एक्सचेंज। क्या आ जाएगा?
स्क्वैमस एपिथीलिया, स्क्वैमस, स्क्वैमस, स्क्वैमस और लास्ट स्क्वैमस। समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी? आपको पता चल रहा होगा, सारी चीजें मैं इस पे फिक्स करता जा रहा हूं एक एक पॉइंट समझाने के बाद। क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व होंगे पेपर के अंदर। ज़्यादा चीज़ें फैली हुई से नहीं होगा। पहले ग्राफ बताया, उससे पूरे पूरे सभी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए, उसके बाद अलग से अपने समझ रहे हैं पाथवे क्या है, पाथवे के अंदर ट्रैकियलिस मसल्स, और कल आपने विंड पाइप का कट वाला वो आपने समझा, अब ट्रैकिया की पूरा अरेंजमेंट आपने समझा। इसी पाथवे पे मैं चीज़ों को फिक्स करता हो जा रहा हूँ। कोई पूछे आपसे लैरिंग्स क्या होते हैं, साउंड बॉक्स या कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है, कल अपनों ने उसको डिटेल में पढ़ा था, क्रिकोइड, एरेटिनोइड एंड थायराइड, ये तीनों उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं आपसे कोई पूछे ट्रैकिया, ट्रैकिया बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलेटरी ग्लैंडुलर एपिथीलिया इसमें रहता है, ठीक है। उसके बाद आपसे कोई पूछे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियल्स और टर्मिनल ब्रोंकियल्स। कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टिल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एक्सचेंज जोन कहां से कहां तक होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू टिल एल्वियोलर सरफेस या एल्वियोलर कैविटी, एल्वियोलाई आप बोल सकते हो डायरेक्टली। कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, जितना यहाँ लिखा है उसको आप ये साइड में एक पेज पे थोड़ा अच्छा सा स्पेस दे करके बना लेना। आफ्टर दैट उसके बाद इसको आप रफली साइड के अंदर इसी में दोनों ये बनाओ, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। क्विक जल्दी से बनाया आपने? हाँ बेटा, एल्वियोलाई में, हाँ इसी वजह से तो इतना इजी नहीं होता ना। एल्वियोलाई अपने को लगता है कि एल्वियोलाई बहुत बड़ा है, ठीक है। बाजरी जानते हो, बाजरी, बाजरी, बाजरा जानते हो? बाजरे का आपने ग्रेन अगर देखा हो, वो भी ग्रेन भी ये समझ लो बड़ा है, इतने छोटे होते हैं। हाँ हाँ खूब, ये तो बहुत मतलब जब आप डाइसेक्शन करोगे तो दिखेंगे ये तो। हम्म, ओ भाई ग्रुप के अंदर एक साथ सिरिंज लगाई जाती है, ऐसा थोड़ी होता है। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर मैंने उसका साइज कितना बताया, बाजरे का जो ग्रेन है वो इतना ज्यादा, उसके अंदर सिरिंज कहाँ से लगाओगे? ये ग्रुप में होते हैं एक साथ, आप इनके बीच में इनको ग्रुप में सीधा इसको पंचर कर दो, कोई फिक्स थोड़ी होता है कि इस एल्वियोलाई के अंदर एंट्री देनी है। इतने मिलियंस के अंदर एल्यूलाई एक साथ इकट्ठे हैं। मतलब आपने देखा है वो आते हैं ना यहाँ पे मार्केट में, जैसे अभी चल रहा होगा, ये रक्षाबंधन का टाइम है ना, तो जब आप ये मार्केट जाओगे, मार्केट के अंदर ना वो साइड में ना एक टब के अंदर गमले से लेकर बैठे होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के पौधे से पानी लगाते तो पानी में वो फैल जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे होते हैं। अरे भाई मेहंदी जानते हो, मेहंदी, मेहंदी का जो ग्रीन कलर की जो लीव्स आती हैं उनको आप पानी में रखो, थोड़े टाइम बाद वो ऐसे फैल जाती हैं, फैलती हैं ना, तो जैसा अपेयरेंस उनका देखने को मिलता है। अरे सब कुछ छोड़ो, कॉलीफ्लावर, उसमें डोट 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 जितने भी डोट ना, उसको ऐसा मान लो कॉलीफ्लावर के जैसे आपको देखने को मिलेंगे फैले हुए, ट्री बन जाता है पूरा ऐसा। अब वो उसको आप पंचर करोगे, कॉलीफ्लावर के अंदर व्हाइटिश जो पार्ट है उसको आप पंचर करोगे, तो स्पेसिफिक पंचर नहीं करोगे, जो पंचर करोगे तो इंटरनल साइड के अंदर। ऐसा नहीं होता कि एक बार पंचर किया फिर दूसरी जगह पंचर किया, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक बार पंचर कर करके और पूरा जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर आपको फिल किया हुआ बड़ा जो वाटर रहता है उसको बाहर की तरफ निकालते हैं। दोनों तरफ इसके अंदर भी पानी भर जाता है, सुनो, इसके अंदर भी पानी भर जाता है। ये जहां रखे हुए हैं उसकी स्पेसिंग में भी, यहाँ पे भी आपको बाहर की तरफ भी क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। सीधा आपने सिरिंज लगाया, वो उसको आप खाली करोगे तो इसको फैलने का स्पेस मिलेगा, मिलेगा ना भाई। इसके बाहर भी तो रहेगा, अभी बताऊंगा जब डायग्राम बनाऊंगा और समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा, एक बात बताना मुझे, छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ। एक पिन है, पिन ऐसे चुभा करके इधर से निकाल लो, ब्लड आ गया,
तो उसको पिन को वापस बाहर निकालो तो एयर निकलती है क्या उसमें से? ऐसा होता है कि एयर पासिंग की जगह बन गई। टिश्यू है वो, हाथों हाथ क्या करेगा उसको? अरे भाई पिन, आप पिन चुभो रहे हो, पिन बाहर निकालो तो वो स्पेस आसपास की सेल उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी ना। मतलब वहां पे वो जो इंजरी हुई है, बहुत बड़ा ही डैमेज है, होल ही कर दिया आपने तो बात अलग है। एक अपने जो ब्लड विड्रॉ करते थे वो सिरिंज लगाते हैं, और सिरिंज लगाने के बाद में बाहर, अब सिरिंज जब लगाया, लगाने के बाद में जो पंचर किया आपने वेन, उस वेन के अंदर क्या एक स्पेस बन जाता है कि अंदर एयर जो है आ जा सकता है, ऐसा होता है क्या? वो इतना माइन्यूट पोर होता है कि आप जैसे सिरिंज को बाहर निकालते हो वो आसपास की सेल्स उसको कवर कर लेती हैं, मतलब उसको बाहर उसके आउटफ्लो को रोकती हैं। ठीक है, हाँ, बोलो बेटा।
सुने आप सभी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? कितने स्टूडेंट हैं जो अभी भी नोट कर रहे हैं? 1 मिनट है लास्ट आप लोगों के पास में, क्विक। ठीक है सुने आप सब ये ना, समझने की कोशिश करें। अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं एक, उस कॉन्सेप्ट को आपने समझा तो आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से स्ट्रांग होंगे ना। क्लास इधर देखिए, इधर बेटा समझिए। एक बात बताइए मुझे, एटमॉस्फेरिक जो एयर है, बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर आपको देखने को मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर में जो प्रेशर है कितना रहता है? एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितना हो रहता है? 1 atm। कितना प्रेशर लिखते हो आप? 1 atm। उस 1 atm के अंदर ऑक्सीजन कितना है? उस 1 atm के अंदर ऑक्सीजन कितना है? हिमांशु विजिबल है आपको बेटा ये? वन 159 पॉइंट कभी ऐसा होता नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, कहीं भी पता चले इससे बाद में एक एल्यूलाई बना करके छोड़ दिया। नहीं नहीं, सर ने तो ऐसा ही बनाया था, ये दो मतलब डमरू से बना दिए और हो गया काम। ऐसा नहीं, समझाने की वजह से बता रहा हूँ, समझिए आप। अगर मैं बात कर रहा हूँ इधर, लंग्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक वर्ड इंटर रिलेट करोगे और आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी चीजें ना। ये देखिए, जब मैं बात, ये मान लीजिए ऊपर ये किसको डिफाइन कर रहा है? इसके अंदर अपर साइड में ये प्रेजेंट है एपिग्लोटिस। क्या प्रेजेंट है? एपिग्लोटिस। ये लैरिंग्स है ना, लैरिंग बॉक्स। उसके नीचे क्या आएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया से आप किसके अंदर एंट्री ले रहे हो? ब्रोंकाई। अरे एंट्री तो हो, एंट्री ठीक है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, लास्ट क्या पहुंच चुके आप? एल्वियोलाई तक। एक बात बताओ मुझे, एट अ रिलैक्स स्टेट, एट अ रिलैक्स स्टेट आउटर एनवायरनमेंट के अंदर प्रेशर कितना है? 1 atm है कि नहीं है? 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ये रहता है। रिलैक्स स्टेट के अंदर एयर अंदर की तरफ होगा, एयर अंदर की तरफ होगा, यहां पर भी आपको क्या मिलेगा? 760 mm Hg।
यस और नो, यस और नो, पूरी क्लास सबसे पहले इसी को ही आपको समझना है। उसके बाद 5 से 7 कुछ जनरल वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स आपको समझने हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग फिर धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होंगे। सबसे पहली बात, मैंने ये एक बनाया, ट्रैकिया को रिप्रेजेंट किया है, ऊपर लैरिंग्स है, उसमें ये एपिग्लोटिस है। इसके बाद मैंने इसको ब्रोंकाई को आगे की तरफ लेके गया, बाहर 760 mmHg है, अंदर भी कितना है 760 mmHg है। क्या जिस समय आप एयर एक्सहेल कर रहे हो, रिलैक्स स्टेट में हो, उस समय अंदर प्रेजेंट जो एल्वुलाई है वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है क्या? रिलैक्स स्टेट में तो आउटर 760 और इनर 760 इक्वल रहता है। और एक बात बताओ मुझे आप, जैसे मान लो ये बैग देना बेटा, खाली सा कोई बैग है क्या? हाँ 2000, और दे दो भाई, इधर इधर इधर। एक बात सुनिए अभी, है ना, एक बात सुनिए, जैसे ये लंग्स है ना आपके, मान लीजिए लंग्स है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एयर ब्लो करूं, एयर इसके अंदर, एयर की एंट्री होने के बाद भी, एयर की एंट्री होने के बाद भी ये इतना फैलेगा, जितना ये लंग्स फैल रहा है, जितना ये लंग्स फैल रहा है, क्या लंग्स फैलता हुआ दिखेगा आपको? कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप ये सोचो, एयर इनटेक कब होगा? एयर इनटेक कब होगा? जब आपके रिप्स जो है लिफ्ट अप हो जाएंगे, इधर आपका स्टर्नम जो बाहर की रेज अप हो जाएगा, इंटरनल वॉल्यूम बढ़ चुका होगा और एयर अंदर जा रहा होगा, ठीक है। उस कंडीशन में जब एयर अंदर जा रहा है तो आपको दिख रहा है क्या अंदर? अगर कोई मान लीजिए बैलून रखा है और उसको मैं फैला रहा हूं, तो अंदर आपको दिख रहा है क्या इसके अंदर जो बैलून? नहीं, उसका एक्सप्रेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा। और मान लीजिए आप रिलैक्स स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट मतलब पूरा का पूरा एयर बाहर रिलीज कर दिया, आप रिलैक्स स्टेट में है, क्या उस समय अंदर रखा हुआ जो बैलून है वो बैलून बिल्कुल ऐसे पिचक गया है क्या? क्या कोलैप्स हो गया है क्या? नहीं, कभी ऐसा होता ही नहीं है। चाहे रिलैक्स स्टेट में हो, चाहे रिलैक्स स्टेट में हो, या फिर आप एयर को इनहेल कर रहे हो, इनहेल करने के लिए आपने फिजिकली चैम्बर को चेंज किया, इसके आउटर जो स्ट्रक्चर है आपने उसको क्या किया, उसको चेंज करके चेंज किया, तो उसका एक्सप्रेशन किस पे आया? लंग्स पे आया, और उस एक्सप्रेशन की वजह से लंग्स के अंदर एयर इनटेक होता है। पर वो ये तो पूरी कहानी है, ये तो पूरा मैकेनिज्म है, पर एयर इनटेक होने के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है कि आपने इतने सारी चेंजेस करवाए, जो स्टर्नम है बाहर की तरफ आ रहा है, या फिर रिब्स लिफ्ट अप हो रही हैं, या फिर डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, उससे चेंजेस आ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या होगा? कम। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सुना होगा आपने, सुना है कभी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कभी सुना है? आइडल गैस इक्वेशन, अरे भाई ये कभी सुना है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ऐसा केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, है इधर। अगर मैं इस ये रूम गैस कांस्टेंट, मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ जो मोल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो क्या है? फिक्स हैं, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? V एट अ गिवन टेम्परेचर, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम। अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाओ, इस बाहर वॉल्यूम बढ़ाओ तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। प्रेशर 760 है, कितना है? 760। समझो, ये समझ में आया? पहले तो ये बताओ, प्रेशर वॉल्यूम ये कांस्टेंट है दोनों ही, और ये क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। अब आ जाओ इधर, कहने का सेंस ये है कि ये लंग्स, एक ये लेफ्ट और राइट, ये राइट और ये लेफ्ट, लेफ्ट साइड के अंदर इसमें आपको कितनी लोब्स मिलती हैं? 2 लोब्स मिलती हैं। राइट साइड के अंदर आपको कितनी लोब्स मिलेंगी? 3 लोब्स मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 3 लोब्स। यहाँ पे कितनी लोब्स होती हैं? 3 लोब। और यहाँ पे कितनी लोब्स होती हैं? 2 लोब्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। पहले इसको समझिए, ठीक। अब होगा क्या, मैंने जो आपको बताया उसको समझने की कोशिश करें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके चारों तरफ, लंग्स के चारों तरफ एक आपको कवरिंग जो देखने को मिलती है, ये जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा या पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर जो इसकी इनर साइड में है, इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। पहले इसको समझो। और इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फील्ड रहता है, एक फ्लूइड फील्ड रहता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। बाहर से कोई मान लीजिए फोर्स या कुछ अप्लाई होता है तो उसको उसका एक्सप्रेशन इंटरनल लंग्स पे नहीं है, एक लेवल तक वो जो है ये प्रोटेक्ट करता है, ये एक लेवल तक जो है वो प्रोटेक्ट करता है। अब समझो, आप कहोगे सर इतनी सारी रामायण, ये तीनों नाम आपने एक्स्ट्रा लिख दिए यहाँ पे, क्यों लिखे? अभी कल मैंने एक पॉइंट आपको बोला था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ उसी चीज को। प्लूरल, पहले तो पैराइटल प्लूरा और विसल प्लूरा है क्या? एक मेम्ब्रेन ही है, सेल्स का बना हुआ, सेल्स का बना हुआ एक लेयर है, सेल्स का बना हुआ एक लेयर है, एक लेयर दूसरा लेयर, और इन दोनों लेयर के बीच में क्या है? फ्लूइड फिल किया हुआ है। ये दोनों लेयर इस लंग्स की कवरिंग है या लाइनिंग है? कवरिंग है या लाइनिंग है? और कवरिंग क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू बना किसका होता है? मेसोथेलियल, मेसोडर्म से भी बनता है, एक्टोडर्म से भी बनता है, और एंडोडर्म से भी बनता है। बनता है नहीं बनता है? तो यहां पर आप देखें, मेसोडर्मल विसल ऑर्गन की कवरिंग कौन बनाता है? मेसोडर्म से डिराइव्ड हुआ मेसोथेलियम। क्या वर्ड यूज करोगे? मेसोथेलियम वर्ड यूज करते हैं ना अपने। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बाहर की तरफ है वो पैराइटल, जो अंदर की तरफ है वो विसरल, और दोनों ही सेम एपिथेलियल वाले ही, और बीच में स्पेस लगा क्या भर दिया? फ्लूइड। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या है? इधर देखो, इसके बीच में जो प्लूरल फ्लूइड है उसके अंदर 756 mmHg प्रेशर रहता है हमेशा। और यहाँ पे प्रेशर कितना रहता है? रिलैक्स स्टेट में प्रेशर कितना रहता है? 760। ये ज्यादा है कम है? ज्यादा है। तो ये बैलून हमेशा इसकी दीवारों से सटा हुआ होगा कि नहीं होगा? हमेशा इसकी दीवारों से, चाहे उसमें एयर आप रिलैक्स स्टेट में हो, एक्स्ट्रा में एयर नहीं खींच रहे, फिर भी नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में भी ये इसकी दीवारों पे होगा, क्योंकि बाहर प्रेशर क्या है इसके? कम, और अंदर प्रेशर क्या है? ज्यादा। इसको बोलते हैं, इसके अंदर जो प्रेशर, इसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। समझ में आया? और जो इसके अंदर होगा इंट्रा, मतलब इसके अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एंड इंट्रा प्लूरल प्रेशर आर ऑलवेज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी जो लंग्स के अंदर है, उस प्रेशर से हमेशा बाहर की तरफ ये प्रेशर अगर कम रहेगा तभी तो ये दीवारों के सटा हुआ रहेगा। नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में अभी भी मान लो मैं एयर इनटेक किया, एयर मैंने रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद रिलैक्स होकर के रहेगा। अब रिलैक्स होना तो भी जो इंटरनल लंग्स की जो एल्वियोलाई है वो दीवारों से जुड़ी हुई है, दीवारों से लगी हुई है। समझ में आई बात? इतना समझ में आया? अब इसका फायदा क्या है? ये जो चैम्बर है ना, जिसमें सिर्फ लंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये पल्मोनरी चैम्बर है। क्या है? पल्मोनरी चैम्बर। क्या है? पल्मोनरी चैम्बर। इसके अंदर एयर का आना जाना, पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या वर्ड यूज करूंगा? पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा। इसके बाहर अगर मैं बोनी एक स्केलेटन बना दूं, फ्रंट में क्या लगाऊं? फ्रंट में लगाया मैंने स्टर्नम। फ्रंट में क्या लगाया मैंने? स्टर्नम। स्टर्नम से मैंने लगाया रिब्स। रिब्स पीछे की तरफ जाके किससे जुड़ रहा है? वर्टिब्रल कॉलम से। उसके अंदर ये रखा हुआ है, तो इसकी दीवारें क्या उस थोरेसिक चैम्बर से जुड़ी हुई होंगी? नहीं होंगी? जो पूरा आप रिब केस बना रहे हो, थोरेसिक चैम्बर, इसकी जो वॉल है वो उस रिब चैम्बर से जुड़ी हुई होगी। अब उसको अब बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, उसको अब कम करोगे तो ये भी कम होगा। समझ में आया? मतलब कहने का सेंस ये है, थोरेसिक चैम्बर के अंदर आपने लंग्स को रखा तो लंग्स उसकी दीवारों से सटा हुआ है। अब थोरेसिक चैम्बर को कम करोगे आप तो अंदर प्रेशर लग करके एयर बाहर, थोरेसिक चैम्बर को बढ़ाओगे तो ये भी फैल जाएगा, क्योंकि इसने अपने बाहर यहाँ फ्लूइड कितना रखा हुआ है? फ्लूइड का प्रेशर कितना रखा है? 756। ये फिक्स है, ये कम ज्यादा नहीं होगा, ये फिक्स है। तो बाहर अगर कोई चीज फैल रही है तो अंदर तो प्रेशर क्या है? ज्यादा ही है ना, तो ये फैलेगा। बाहर से कोई चीज अगर कम हो रही है तो उसका एक्सप्रेशन सीधा इस पे ना आकर किस पे आएगा? अंदर की तरफ जो 760 है उस पे आएगा।
ये पॉइंट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि सीधा रट लिया जो लिखा हुआ है उसको 4 लाइनें लिखवा करके मैं फ्री कर दूं। कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी आपके लंग्स, एयर आप इनहेल एक्सेल नहीं करो तो कभी भी कोलैप्स नहीं होते। आप एयर बाहर की तरफ रिलीज कर दे तो लंग्स कोलैप्स नहीं होते, बिकॉज ऑफ एयर बाहर की तरफ रिलीज करना, इट मींस आप आउटर एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेयर है तो आपके लंग्स तक पूरा 1 एटमॉस्फेयर है, और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये आपके लंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट जो प्लूरल फ्लूइड है उससे ज्यादा है। इस वजह से एल्यूलाई कभी कोलैप्स नहीं होता, वो दीवारों से सटा हुआ रहेगा। और अगर आप इनको फैलाओगे तो ये फैलाओगे तो अंदर का वॉल्यूम, ये प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। एक बात बताना मुझे, एक बात बताना, छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ही बात कर रहा हूँ मैं, इसको पकड़ना बेटा, इधर 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 क्लास। ये एक चैम्बर है, ठीक है, इस चैम्बर के अंदर 760 mmHg इसका प्रेशर है। कितना है, 760 mmHg इसका प्रेशर है। इस चैम्बर को अगर मैं दबाऊं, इस चैम्बर को मैं दबाने वाला, मैं इस चैम्बर को मैं श्रिंक करूं, जैसे मैंने इस चैम्बर को श्रिंक किया और मैंने इसको बांधा हुआ है, मतलब बैलून को बांधा हुआ है, इसको मैं श्रिंक करूंगा तो अंदर प्रेशर क्या होगा, अगर श्रिंक करूंगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको फैलने के लिए स्पेस दे दूं और मतलब फैलाऊं, मतलब स्पेस दे दूं, एयर उतना ही है, अगर स्पेस दे दूं तो प्रेशर क्या होगा, कम, प्रेशर क्या होगा, कम। जैसे ही ये बाहर की तरफ फैलते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम कितना, ये 760 था, 760 से कम नहीं हुआ, प्रेशर कम का मतलब 760 से कम नहीं। नहीं समझ में आया, समझो, आपको जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझें। एक बैलून है, उस बैलून को आपने 760 mmHg एयर दे दिया, ठीक है, आपने 760 mmHg एयर दिया, प्रेशर है, वो दीवारों से सटा हुआ है, आपने बाहर वाले एरिया को फैलाया, तो अब कौन सा ऐसा प्रेशर चाहिए कि इसकी दीवारों से सट जाए, 760 से ज्यादा चाहिएगा, कम चाहिएगा, ज्यादा। जितना इंटरनल प्रेशर में कमी आई उतना बाहर से इनटेक कर करके उसको आप वापस बराबर लेकर के आओगे। आपने क्या किया, आपने एक्चुअल में आपने क्या किया, आपने 760 mmHg आपके पास में प्रेशर था, ऑलरेडी प्रेशर था, उस प्रेशर को आपने नेगेटिव प्रेशर एक क्रिएट कर दिया -1, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर एक क्रिएट कर दिया, इसको फैला दिया, 760 ऑलरेडी था और प्रेशर और कम हुआ, बाहर की तरफ प्रेशर कम हुआ, मतलब 761 होगा ना, अगर ये 761 mmHg हुआ तो इट विल बी ओके, बिकॉज ऑफ आपने इसको फैलाया तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, अंदर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। पर वो जो बढ़ाने वाला जो प्रेशर आप बोल रहे हो ना कि मेरे को इसको बढ़ाना है, वो बढ़ाना क्या है, वो एक्चुअल में इसको इंक्रीज करना नहीं है। कहने का सेंस ये है, आप 760 इस डेटा के अंदर आगे लेके जाऊंगा मैं आपको, वरना आप अभी कंफ्यूज होंगे। अभी बस इतना समझें, जो आपको यहाँ पे सामने बना करके दिया हो इसको समझें आप अच्छे से, जो सामने बनाया हुआ है। क्या बनाया इधर क्लास, लैरिंग्स, ऊपर क्या है, एपिग्लोटिस, क्या है, एपिग्लोटिस, ये लैरिंग्स, एपिग्लोटिस, ये क्या है, ट्रैकिया, ये क्या है, ब्रोंकाई। प्रेशर इन ब्रोंकाई इन रिलैक्स स्टेट 760, इधर भी क्या होगा 760। ये लंग्स जो लेफ्ट लंग होता है 2 लोब होती है, राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होती हैं। जो इन दोनों, इसके बाहर जो आपको कवरिंग देखने को मिल रही है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। विसरल हमेशा आपके ऑर्गन्स की तरफ होगा और पैराइटल हमेशा ऑर्गन से दूर होगा। अगर मैं किडनी पे भी बात करूंगा विसरल पैराइटल मिलेंगे, हार्ट पे बात करूंगा विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम वर्ड यूज होगा, हर जगह विसरल एंड पैराइटल वर्ड यूज होगा। विसरल मतलब ऑर्गन की बात हो रही है, विसरल ऑर्गन की तरफ जो होगा। इन दोनों के बीच में फ्लूइड ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। क्लियर, यहां तक क्लियर आप सभी को। अब बात आती है कि इनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्यों है। प्रेशर का डिफरेंस इस वजह से कि रिलैक्स स्टेट में भी जब एयर बाहर की तरफ एक्सेल हो जाती है, उस कंडीशन में भी ये जो एल्वियोलाई है इसकी दीवारों से सटा हुआ रहे, इसकी दीवारों से अटैच रहे। क्लियर क्लास, क्लियर है। अब आ जाओ एक पॉइंट लास्ट एंड फाइनल, उसके बाद आपको नोट करना है, पकड़ो इसे। मुझे आपको समझाना है रिब केज। क्या समझाना है, रिब केज। इधर समझो, रिब केज समझ लो, इधर
ये स्टर्नम है, ये क्या है स्टर्नम, ये फ्रंट में जो आपको फ्लैट बोन देखने को मिलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम। ये फिंगर्स रिब्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये फिंगर्स रिब्स को, और ये जो थंब है ना थंब, ये थंब बैक साइड के अंदर वर्टिबल कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिबल कॉलम। आप दोनों एल्बो के बीच का एरिया देख सकते हो, आप इन फिंगर्स इनके बीच का एरिया देख सकते हो। समझने की कोशिश करो, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल कंडीशन में ये अंदर की तरफ है, ऐसा ऐसा देखने को मिलता है, रिलैक्स स्टेट। जैसे ये रेज अप होगा, ये रेज अप होगा, ठीक है, और ये जैसे ये रेज अप हुआ एट द सेम टाइम, सबसे पहले ऐसे वर्किंग नहीं होती है, सबसे पहले वर्किंग होती है डायफ्राम की, डायफ्राम ऐसे बैठा होता है। इनिशिएशन ऑफ इंस्पायरेशन, मतलब एयर का इनहेल होना कहां से स्टार्ट होगा, कौन उसको एक्टिव करता है, सबसे पहले डायफ्राम कैसा होगा, फ्लैट। डायफ्राम कैसा होगा, फ्लैट। अब डायफ्राम फ्लैट हुआ तो यहाँ पे अभी वॉल्यूम ऊपर कम था, फ्लैट हुआ तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा नहीं होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम स्टर्नम रेज अप, स्टर्नम बाहर की तरफ उठता है, स्टर्नम बाहर की तरफ उठेगा, जैसे ये उठता है रिब्स जो होगी, रिब्स भी क्या होंगी, लिफ्ट अप करती हैं। तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्या है ये तीनों, ब्लैक, क्या है ये तीनों, देखो इधर। अगर मैं बात करता हूं एंटीरियर, ये कौन सी एक्सिस है, एंटीरियर, ये क्या है, पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा, डायफ्राम, ठीक है। और एंटीरियर एक्सिस अपर साइड, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल, जैसा कुछ होता नहीं है, आप लेटरल वर्ड यूज कर लो, क्या वर्ड यूज कर लो, लेटरल। और ये जो मैं अब बना रहा हूं इसको ढंग से देखना, ये बैक साइड डोर्सल, और ये फ्रंट, फ्रंट साइड वेंट्रल। फ्रंट साइड में क्या होगा, स्टर्नम, बैक साइड में क्या होगा, वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम, ये तो समझ में आता है। और लेटरल और हॉरिजॉन्टल साइड में क्या होंगी, रिब्स, ये समझ में आता है। ये पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए कि एंटीरियर पोस्टीरियर कौन सा है और रिब्स का काम क्या है। आप हुजूर इतने एफर्ट क्यों डाल रहे हो इस पे, आपको पता भी नहीं है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का 60% पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लिखवाऊंगा, सीक्वेंस से चलेंगे। ये क्यों बताया जा रहा है आप लोगों को, आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा सर इतनी कहानियां गा रहे हैं कहानियां, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर ही समझाई है, पाथवे समझाया और स्ट्रक्चर, तीन चीजें मुझे आप लोगों को लिखवानी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड ओवर हियर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है, सेकंड पॉइंट। थर्ड जो लिखवाना है, रिब केज क्या होता है, रिब केज या फिर जो थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आया, व्हाट इज थोरेसिक चैम्बर। एक होता है पल्मोनरी चैम्बर, एक होता है थोरेसिक चैम्बर। पल्मोनरी चैम्बर वर्ड किसके लिए यूज करोगे, लंग्स का पूरा कंप्लीट जो वॉल्यूम जो लंग्स ऑक्यूपाई करते हैं वो एरिया क्या होगा, पल्मोनरी चैम्बर। उसके जस्ट बाहर क्या होता है, आपका ये बना हुआ पूरा एक बास्केट, जो रिब बास्केट बनता है, रिब्स हैं, स्टर्नम है, इस पूरा कंप्लीट उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर। क्या बोलते हैं, एक लाइन बोल रहा हूं मैं ना, ट्रू फॉल्स आप बताएंगे मुझे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ pulmonary chamber may be greater than volume of thoracic chamber, true or false। क्या कभी थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, मतलब पल्मोनरी चैम्बर का वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर से ज्यादा हो सकता है क्या, क्या थोरेसिक चैम्बर से ज्यादा हो सकता है क्या। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक बॉक्स के अंदर रखे हुए बैलून है, उस बैलून के अंदर का वॉल्यूम उस बॉक्स के वॉल्यूम से कभी ज्यादा हो सकता है क्या, हो सकता है क्या उस बॉक्स। अब एक बात बताओ मुझे, एक बैलून मैंने एक बैलून रखा, इसके ऊपर एक मैंने दूसरा बैलून रखा, ये जो बाहर की तरफ बैलून है ये रिप्रेजेंट कर रहा है थोरेसिक वॉल्यूम को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम। और ये इसके अंदर जो बैलून है इसका जो वॉल्यूम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पल्मोनरी वॉल्यूम को, पल्मोनरी वॉल्यूम स्पेस या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लंग्स, उसको पल्मोनरी वॉल्यूम बोलोगे आप।
अब मैंने उस वॉल्यूम में जो एयर है, उस वॉल्यूम में जो प्रेशर है, वो प्रेशर हमेशा हमेशा इसके साथ जो उसकी आउटर लेयर है उससे क्या होगा, ज्यादा, चाहे रिलैक्स स्टेट हो चाहे जो एयर इनहेल करें, वो चीज अलग है। पर मुझे ये बताओ, क्या ये वॉल्यूम कभी भी पल्मोनरी वॉल्यूम से कम हो सकता है क्या? क्या पल्मोनरी वॉल्यूम कभी भी थोरेसिक वॉल्यूम से ज्यादा हो सकता है क्या? क्या थोरेसिक चैम्बर का एरिया पल्मोनरी वॉल्यूम से ज्यादा, पल्मोनरी चैम्बर से ज्यादा हो सकता है क्या? थोरेसिक चैम्बर का एरिया पल्मोनरी चैम्बर से ज्यादा होगा क्या? हाँ, क्या पल्मोनरी चैम्बर का एरिया थोरेसिक चैम्बर से ज्यादा होगा क्या? पॉसिबिलिटीज है कभी? पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, क्योंकि थोरेसिक चैम्बर कहाँ होता है, बाहर की तरफ, और पल्मोनरी चैम्बर कहाँ होता है, अंदर की तरफ। मैं बोल रहा हूँ थोरेसिक वेंटिलेशन, थोरेसिक वेंटिलेशन का मीनिंग है, आप वेंटिलेशन का मतलब क्या है, एयर का आना जाना। चेंज इन द थोरेसिक, चेंज इन द thoracic chamber, change in the thoracic chamber reflects change over the pulmonary chamber. thoracic chamber में जो चेंज करोगे वो pulmonary chamber में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे, समझ में आया? अगर मैं एक बैलून के अंदर एयर फिल करके प्रेशर से एयर भरा हुआ है और बाहर का एरिया बढ़ा रहा हूं, तो वो जो बैलून है वो भी फैलेगा ना अंदर। चेंज इन थोरेसिक, change in thoracic chamber, thoracic cavity reflects on the change in pulmonary cavity. words जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपने समझ रहे होंगे। thoracic chamber, pulmonary chamber, thoracic cavity, pulmonary cavity, thoracic volume, pulmonary volume. words दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। thoracic cavity, you know thoracic cavity, pulmonary cavity, thoracic chamber, pulmonary chamber, thoracic volume, pulmonary volume, thoracic pressure, प्रेशर इन थोरेसिक चैम्बर एंड प्रेशर इन पल्मोनरी चैम्बर। समझ में आता है ना ये? तो मतलब ये वर्ड्स क्लियर है ना? थोरेसिक अगर अपने देखे बड़ा है, बड़ा मतलब बाहर की तरफ है या पल्मोनरी बाहर की तरफ है? थोरेसिक। बस यही आपके दिमाग में फिट करना है। अब जाकर के थर्ड पेज का सेकंड पैराग्राफ पढ़ लो, एक एक वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। हाँ, पढ़ा रहा हूं मैं, एक बार पहले उसको सुने, उसके बाद अपने जो है आगे प्रोसीड करेंगे ना, डाउट्स लेंगे। हाँ बेटा, चैम्बर बताते हैं अभी। चैम्बर एंड